Hello, this is Praveen Kumar and I am ex-faculty from Akash Institute, NEET as well as JEE, and today we will discuss the topics calculation for the radius of nth orbit in Bohr model. So first of all, we will know about the Bohr's model. So that means the Bohr's model, it is only applicable for single electron species. Single electron species means hydrogen, helium, lithium, beryllium, etc. मीन्स बोर मॉडल हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे सिंगल एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो तभी ये एप्लीकेबल होता है। और इसके लिए बेसिकली हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन निकालने जा रहे हैं वो है हमारा कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इट मीन्स रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए कितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यही डेरिवेशन हम आज निकालने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल जेईई मेंस में नीट में जो पूछा जाता है कोशिश करेंगे उसे भी सॉल्व करने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कुलर ऑर्बिट्स लेते हैं और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स कुछ इस प्रकार से, आप थोड़ा सा इसको क्लियर बनाइए और वो कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए इस तरह से है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। ये r डिस्टेंस पे है और ये जो r डिस्टेंस पे है तो आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी सर्कुलर पाथ में जो सेंटर से उसके जो लास्ट पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक ये q1 है और ये q2 है, ये दोनों के बीच में फोर्स लगते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं और उसी फोर्स को आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला Fn इक्वल टू kZe² डिवाइडेड बाय r²। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है Fc इक्वल टू वो mv² बाय r है। तो इसमें दो कंडीशन छोटे छोटे आते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करते हैं तो बेसिकली रूप से दो कंडीशन होते हैं। पहला, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द nh/2π और दूसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ पे दोनों बीच में लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट और बराबर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिख सकते हैं कि mvr इक्वल टू nh/2π, जहाँ n इंटीजर है लाइक 1 2 3 4 k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, इस प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कंडीशन जो हमारा है वो Fc Fm जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलिए, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे इस दोनों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स का वैल्यू और ये दोनों फोर्स का वैल्यू को इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो जब लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे kZe² डिवाइडेड बाय r² इक्वल टू mv² बाय r। और ये कंडीशन तभी फॉलो करेंगे जब इसके ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब उसके nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। mv r इक्वल टू nh/2π, इसको बोल सकते हैं nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट है, इसको थोड़ा अच्छा से लिखिए ऑर्बिट। n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आगे का कैलकुलेशन हम करने का कोशिश करेंगे कि आगे क्या आ रहा है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, r यहाँ से r कट जाएगा, kZe² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू mv²। अगर इधर से मैनिपुलेट करें तो आप सिंपल v इक्वल टू बोल सकते हैं nh डिवाइडेड बाय 2πrm। और यहाँ पे जो v का वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ
the value of v in above equation, और ये भी इक्वेशन हमारा kz स्क्वायर 3। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ v इन above इक्वेशन, तो above इक्वेशन में v का वैल्यू पुट करेंगे, तो जब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो आप कर सकते हैं कि kz स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू m, और v की जगह हमारा nh डिवाइडेड बाय 2 पाई rm, और a जो है m इसको होल स्क्वायर हो जाएगा टोटल का, और जब टोटल को होल स्क्वायर होगा तो आप कर सकते हैं कि kz स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू m इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर। अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हमारा वेरिएबल टर्म है और कौन सा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर देख रहे हैं m m से कट जाएगा, m बचेगा, इधर r से कट जाएगा, r बचेगा। तो फाइनली हमारा रेडियस निकालने का पर्पस हमारा रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो r इक्वल टू हमारा जो होगा r इक्वल टू इधर वो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, इधर से कांस्टेंट हमारा रहेगा k, और उसके बाद m हमारा हो गया e का स्क्वायर और z। इस तरह से हमारा टर्म आएगा r के रूप में, रेडियस का एक टर्म आएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, तो उस कांस्टेंट टर्म के अगर बारे में बात करें तो ये सभी हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म में इसका वैल्यू होता है, लाइक h का वैल्यू जानता हूँ प्लस कांस्टेंट के रूप में, इसका वैल्यू जानते हैं 6.67 into 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड, और यहाँ पे पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि k का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 9.1 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। इस प्रकार से कुछ यूनिट उसका आता है। और सिमिलरली e का वैल्यू आप ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल टर्म में जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और जो मास है तो वो मास हमारा इलेक्ट्रॉन का है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं 9.1 into 10 to the power -31 kg के आसपास। ये सभी वैल्यू को जब इसमें हम पुट करेंगे, आप वेरिफिकेशन के लिए आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट इसका जो आएगा वो हम लिख दे रहे हैं, और इसमें जो डायरेक्ट आएगा वो आप बोल सकते हैं r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम फाइनल टर्म में लिखते हैं 0.529। 529 को आप हटा दीजिए तो लगभग आप ऐसा कहिए कि ये जो टर्म होंगे वो इसके एक अप्रॉक्स जो आएगा वो r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। तो ये जो हमारा टर्म हुआ ये फाइनल टर्म हुआ हमारा रेडियस का, और रेडियस का जो टर्म हुआ वो n और z के टर्म में। अब इसी प्रकार से अगर कुछ आगे ड्राइव करके बात किया जाए तो r से हम जैसे एरिया निकाल सकते हैं, तो पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब n पर 4 और z स्क्वायर। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, तो 2 पाई r, तो 2 पाई r मींस 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r का वैल्यू सिंपल n स्क्वायर बाय z होगा। उसके बाद एरिया, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर सभी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, नॉर्मल इस फॉर्मूले को यूज करके पूछते हैं। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2022 में जेईई में अपडेटेड, उस क्वेश्चन को हम जस्ट लिखते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे। यहाँ पे अगर बात करें तो वेयर में आप बोल सकते हैं कि n है जो नंबर ऑफ सेल है हमारा, कि कौन सा ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलिए जो टर्म है। और z की बात करें तो z हमारा जो भी एलिमेंट लेंगे, लाइक हीलियम लिए, बेरिलियम लिए, तो उसका जो है वो हमारा जो प्रोटॉन की संख्या होता है या एटॉमिक नंबर कहिए, वही एटॉमिक नंबर की संख्या होगा, एटॉमिक नंबर गिवन एलिमेंट कह सकते हैं। तो आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके हेल्प से हम उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रीवियस हमने जैसा डिस्कस किया था कि रेडियस 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल लाइक k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, एंड z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट।
नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ जेईई 2022 में हमारा अपडेटेड जो क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वो बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट इज r4। देन तो कहने का मतलब है कि r3 और r4 में क्या रिलेशन होगा, जो दिए हुए चार रिलेशन में सबसे सही कौन सा होगा और सही ऑप्शन कौन होगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन करने के लिए आप बहुत कम टाइम में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। हमने ड्राइव करके सिर्फ दिखाया कि कैसे ड्राइव किया जाता है, लेकिन उसे याद रखना है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। और उसका टर्म कौन कौन सा टर्म उससे जरूरत है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो थर्ड ऑर्बिट मींस r3 की अगर बात करेंगे तो 0.53 n²/z, जैसा हम फॉर्मूला जानते हैं n²/z, और एंगस्ट्रॉम में तो एंगस्ट्रॉम सिंपल r3 के लिए, ये r के लिए हमारा ये फॉर्मूला है जो सिंपल आप कह सकते हैं कि रेडियस के लिए, बट r3 दिया हुआ है तो r3 के लिए हम लिखेंगे 0.53, n का वैल्यू 3 का स्क्वायर, z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इसका 1 होगा तो सिंपल 1 हो गया, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं। सिमिलरली r4 के लिए 0.53 इनटू 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों सेकंड इक्वेशन आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 2 कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें या फर्स्ट को सेकंड से, डजंट मैटर, रिलेशनशिप विल बी सेम, जो आना है वो हमारा बराबर ही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि r4 डिवाइडेड बाय r3 इक्वल टू 0.53, r4 की जगह हमारा ये हो गया 4 का स्क्वायर मींस 16 और डिवाइडेड बाय 1 और ओवर और बोल सकते हैं यहाँ पे इसके लिए 0.53 इनटू 9 डिवाइडेड बाय 1। अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिंपल पड़ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/1 इनटू 1/9, यानी कि 16/9 सिंपल बोल सकते हैं। और ये दोनों का r4 r3 के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, तो r4 डिवाइडेड बाय r3 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 मींस r4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 और r3। तो इस प्रकार का जो भी रिलेशन हमारा गिवन ऑप्शन में जो दिया होगा वही सही होगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि r4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 r3, इट मींस इट इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा होगा। सिमिलरली अगर इससे थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन की बात करें जो नीट में अक्सर पूछा जाता है और इनको पूछ सकता है, तो उसके लिए सिंपल आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें, इसमें जैसे सपोज दैट बोल दिया फाइंड द रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट of find the radius for third orbit of Li+2, इसके लिए बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले उस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए कि कौन सा यूज करना है हमको। तो इसके लिए रेडियस के लिए वही फॉर्मूला हमारा होगा 0.53 इनटू n² डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। ध्यान रहे a एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम का जो रिलेशन अगर जाने तो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.53 n का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट बोला हुआ है। ध्यान रहे ये जस्ट लाइक थर्ड ऑर्बिट बोला है, वो ऐसा भी बोल सकता है कि m सेल है, KLM, तो m सेल है मींस n इक्वल टू 3, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग बराबर है। तो अगर वो भी बोलता है तो n का वैल्यू यहाँ पे रखिए 3 का स्क्वायर, और z का वैल्यू है हमको ऊपर में ही लिखा था, अगर आप देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं z एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो गिवन हमारा है वो लिथियम है, तो लिथियम में हमारा 3 हो जाएगा लिथियम के लिए, तो आप उसका एटॉमिक नंबर 3 सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.53 और 9 ऊपर 9 तो ये भी 3 हो जाएगा हमारा, और एंगस्ट्रॉम उसके बाद ये इस टर्म को बोल सकते हैं ये 1.159 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये हमारा रेडियस हो गया। कभी कभी ये क्वेश्चन उस प्रकार में भी आते हैं कि r1 कुछ दिया हुआ है, r2 कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सपोज दैट मान के चलिए
वो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये R1 है जो लिथियम के लिए है Li+2 के लिए, उसका रेशियो निकालिए R3 के लिए है, तो वहाँ पे ये लिथियम या हीलियम का दीजिए, हीलियम+1 के लिए है, और उसके बाद है जो कि वो R4 बोल दिया है, और वहाँ पे मान के चलिए हाइड्रोजन। तो इसके लिए भी सिंपल कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ये R1 है मींस n का वैल्यू है, और ये लिथियम है मींस Z का वैल्यू है, तो इस सभी का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। अब देख सकते हैं, एक मिनट अगर हम बात करें तो सिंपल n² Z 0.0593 सभी में कांस्टेंट वैल्यू सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने n² Z n का वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z मींस 3 का, और उसके बाद इधर बात करें तो 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए हमारा सिंपल 2 हो जाएगा, इधर R4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/3 ये 9:2 और ये 16:1 इस प्रकार के रेशियो में आ रहा है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया, और भी टाइप के आ सकते हैं, बट फॉर्मूला है जो हमारा मेन टर्म ये है, और इसी पे फोकस रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका क्या टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी का डेरिवेशन जस्ट उसका अलग टाइप का होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला के बारे में बात करना चाहें तो v इक्वल टू जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट लाइक z/n होता है। जैसे यहाँ पे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बोले, उसी प्रकार से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n होगा, जहाँ z नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर n और मींस ये दोनों से रिलेटेड है। सिमिलरली वेलोसिटी के बाद अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तीनों में रिलेशन भी आते हैं, उसे भी ड्राइव करके इसी प्रकार से